हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा ये 9th की फ़िज़िक्स का आपका 3rd चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें आपका ये 7th वीडियो लेक्चर होगा। इस लेक्चर में भी हम बुक रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है आपका और वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल, कि जो आपके पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं तो क्या वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि हमें पूछा है कि क्या हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी फाइंड इन नेचर और नंबर ऑफ इंस्टेंटेंस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या कह रहा है कि नेचर में हम बहुत सारे इंस्टेंट हमें दिखने को मिलते हैं जहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले कैंडल की। तो कैंडल क्या है आपके पास, एक केमिकल एनर्जी है ना। तो जब आप कैंडल को जलाते हो तो आपके पास क्या आता है, एक तो कैंडल किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो केमिकल एनर्जी आपके पास एक तो आपको लाइट देती है ना, मींस लाइट एनर्जी में हमें कन्वर्ट हो रही है। दूसरा आपको वो हीट देती है। तो इसका मतलब जो आपकी केमिकल एनर्जी थी, केमिकल फॉर्म में जो थी एनर्जी, वो अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी की फॉर्म में और हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो केमिकल एनर्जी थी वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना। नेक्स्ट आ गया आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली और बाकी एनर्जी की फॉर्म्स भी एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है अब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन एक्टिविटीज़ 3.13 and 3.14 we learned that the form of energy can be changed from one form to another। तो देखो जो पिछले आपने पढ़ा अभी, उससे आपने क्या देखा कि आपके पास जो एनर्जी की फॉर्म है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। What happens to the total energy of a system during or after the process। कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम आपका प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो बिफोर और आफ्टर द प्रोसेस कितनी होगी, है ना। Whenever energy gets transferred, the total energy remains unchanged। क्या कह रहा है कि जब भी एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तो जो टोटल एनर्जी होती है ना वो सेम रहती है। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन्स अनचेंज रहती है। जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नाइदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या कह रहा है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। यहाँ से मैंने आपको एग्जांपल दी पहले कि कैंडल की, जो कैंडल क्या थी आपके पास, केमिकल एनर्जी थी। देखो आप क्या देखते हो, जब कैंडल बर्न हो जाती है तो आपके पास कुछ नहीं बचता ना। तो इसका मतलब लेमैन लैंग्वेज में देखेंगे तो हम बोलेंगे कि कैंडल तो ख़त्म हो गए, लेकिन कैंडल क्या थी, केमिकल एनर्जी थी। अब केमिकल एनर्जी ने आपको क्या दिया, लाइट, और साथ में दिया आपको हीट। मतलब कि जो केमिकल एनर्जी थी कैंडल की फॉर्म में वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, और वो हो गई हीट एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एनर्जी ना तो यहाँ पे कोई हमने क्रिएट की और ना ही हमने वहाँ पे डिस्ट्रॉय की। इसका मतलब जो एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। टोटल एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसमिशन रिमेन्स द सेम। क्या कह रहा है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है तो जो टोटल एनर्जी होती है वो तब भी सेम रहती है। बिफोर ट्रांसफ़र एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होने से पहले भी वो टोटल एनर्जी सेम रहेगी और उसके बाद भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है कि जो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब सिचुएशन के लिए वैलिड है। Consider a simple example. Let an object of mass m be made to fall freely from a height h। क्या कह रहा है कि आप लेट कर लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, आप क्या कर रहे हो, उसको किसी हाइट h से आप उसको गिरा रहे हो, ठीक है। आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो, जस्ट आपने वहाँ से उसको आपने पकड़ के रखा होगा तो आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे एकदम से उसको, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग हो रहा है वो।
एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। देखो जब ऑब्जेक्ट आपका हाइट h के ऊपर होगा, ठीक है, तब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, क्या होता है वो, mgh। तो हमने मान लिया कि एट पॉइंट ए जो कि हाइट h पे है, वहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। एंड काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि आपने h हाइट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। मतलब कि अगर मान लो ये पॉइंट आपके पास है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम जैसी ड्रा करूँगा आपके लिए। मान लो ये आपने ऑब्जेक्ट रख लिया पॉइंट ए और ये ग्राउंड है, ठीक है, बी। तो ये h हाइट पे है ना, h हाइट पे है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक h हाइट है। इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है। अब नेक्स्ट देखो, अब जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा, है ना, अब देखो यहाँ पे क्या, जब ऑब्जेक्ट वहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है, गिरना जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, हाइट एकदम से हाइट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, है ना। हाइट क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के पास आना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ गया। जैसे ही वो नीचे 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 आता जाएगा, उसकी हाइट कम होती जाएगी, लेकिन वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट के डिक्रीज होने के साथ साथ वो डिक्रीज होती जाएगी, है ना। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी कर रही है। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी वहाँ पे mgh, है ना। अब जब वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तब दोनों का सम करोगे तो एनर्जी आपके पास वो सेम आएगी जो आपके पास पॉइंट ए पे मैंने आपको जो बताया, जो हाइट h पे आई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 mgh। तो पॉइंट जो हाइट h पे कितनी एनर्जी आ गई वहाँ पे, mgh। काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है। एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्या कह रहा है, जो उसकी जैसे ही वो वहाँ से गिरना स्टार्ट होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी वुड बी 1/2 mv²। क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो मान लो किसी टाइम पे उसके पास वेलोसिटी v आ गई, तो उस टाइम पे उस पोजीशन पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv²। As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase। तो मैंने आपको बता दिया कि हाइट के साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हाइट डिक्रीज होने के साथ साथ वो डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। When the object is about to reach the ground, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा, जब पहुंच चुका होगा तो उसकी जो पहुंचने वाला होगा लास्ट पॉइंट पे, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। और जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। Therefore, the kinetic energy be the largest and the potential energy be, the least. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be same at all points। क्या कह रहा है कि जो दोनों का सम होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, हर एक पॉइंट पे वो सेम आएगा। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मीन्स जो कांस्टेंट एनर्जी की टोटल एनर्जी थी वही रहेगी हमेशा से। तो आर mgh प्लस 1/2 mv² इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब हमें एक मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन दे दी, क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy. Here, the effect of air resistance on the motion of the object has been ignored. There is thus a continual transformation of gravitation potential energy into kinetic energy। क्या कह रहा है
कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होगी हाइट डिक्रीज करने की वजह से। तो दोनों का सम जब आप करोगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो था आपका कि एनर्जी हमेशा सेम रहती है। एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके नेक्स्ट आ गया आपके पास द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। ठीक है, हमने पहले पढ़ा वर्क के बारे में, फिर एनर्जी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। ठीक है, डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट? एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या कह रहा है कि क्या हम सब लोग जो काम करते हैं एक ही रेट से करते हैं? रेट मीन्स यहाँ पे स्पीड, एक ही स्पीड से काम करते हैं। क्या जो मशीन्स हैं वो सारी जो एनर्जी कंज्यूम करती हैं वो एक ही रेट से करते हैं? अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम एक्टिविटी में। क्या लिया उसने? कंसिडर टू चिल्ड्रन से ए एंड बी, लेट अस से दे वे द सेम, both start climbing up a rope separately, both reach a height of 8 meter. Let us say A takes 15 seconds and B takes 20 seconds to accomplish the task. क्या कहा कि मान लो दो चिल्ड्रन हैं, नाम दे दिया हमने, एक को A और दूसरे को दे दिया B। वो क्या कर रहे हैं? आप क्लाइंब कर रहे हैं कोई रोप जिस कितनी हाइट तक? 8 मीटर। दोनों ने क्या किया? 8 मीटर तक क्लाइंब भी किया रोप के ऊपर। ठीक है, ए ने 8 मीटर क्लाइंब करने के लिए टाइम यूज़ किया 15 सेकेंड और दूसरे ने किया 20 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ईच? अब हमने वर्क डन फाइंड करना है कि हर एक ने वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, वर्क डन कैसे फाइंड करोगे आप? आपने क्या करना है, वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे करोगे आप? mgh फाइंड करोगे। यहाँ पे देखो वेट दिए दिया उसने, कितना दिए दिया? वेट दोनों का सेम है तो आप mg वेट मान के चलोगे। हाइट आपको उसने दे दी है 8 मीटर और साथ में आपको क्या दे दिया उसने? टाइम दे दिया दोनों का। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि वर्क डन क्या हुआ किया गया होगा एक ए चिल्ड्रन ने और बी चिल्ड्रन ने कितना कितना वर्क किया, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। द वर्क डन इज द सेम, हाउएवर ए हैज़ टेकन लेस टाइम देन बी टू डू द वर्क। क्या कह रहा है? वर्क डन तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि एम जी वेट है तो वेट दोनों का सेम है और एच यहाँ पे 8 मीटर है तो मीन्स यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हो रहा है? ए कितना कर रहा है? 8 mg और बी कितना कर रहा है? 8 mg। मीन्स वर्क तो दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन एक उसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है? 15 सेकेंड और दूसरा कितना लगा रहा है? 20 सेकेंड। मीन्स वहाँ पे जो काम करने की स्पीड है वो दोनों की कम या ज़्यादा, एक की ज़्यादा है दूसरे की कम है। Who has work done more in a given time, say in 1 second? हमें पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कौन कितना ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, वो बताना है हमने। देखो यहाँ पे जिसने 15 सेकंड लिए उसका जो काम करने की स्पीड है वो ज़्यादा है ना, और जिसने 20 सेकंड लिया उसने उसका काम करने की स्पीड जो है वो थोड़ी कम है। तो इसका मतलब जो चिल्ड्रन ए होगा वो जल्दी काम करेगा और ज़्यादा काम करेगा 1 सेकंड में, और जो चिल्ड्रन बी है उसकी स्पीड थोड़ी कम है तो वो थोड़ा काम कम करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, A stronger person may do certain work in relatively less time. A more powerful vehicle would complete a journey in shorter time than a less powerful one. क्या कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा किसी वीक पर्सन के रिलेटेड वो काम थोड़ा ज़्यादा जल्दी करेगा, और जो पावरफुल व्हीकल्स होंगे वो भी जो आपकी जर्नी को जल्दी कंप्लीट करेंगे, जो दूसरे आपके पास जो लेस पावरफुल व्हीकल्स है वो थोड़ा जल्दी काम करेंगे। ठीक है, मीन्स जर्नी आपकी जल्दी कंप्लीट करेंगे। We talk of the power of machines like motor bikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is a basis for their classification. क्या कह रहा है कि हम लोग मोटर बाइक और मोटर कार्स की पावर के बारे में बात करते हैं। क्या होती है पावर? वहाँ पे हम उसको क्या बोलते कि किस स्पीड से वो कितना वर्क डन कर रहे हैं, जहाँ वो किस स्पीड से एनर्जी चेंज कर रहे हैं, आर डू वर्क इज अ वेज फॉर द देयर क्लासिफिकेशन। वो किस स्पीड से एनर्जी चेंज कर रहे हैं वो हम उसकी स्पीड पावर उसको हम उसकी पावर मान के चलेंगे। ठीक है, पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन। क्या कह रहा है? पावर क्या मेजर करता है
वर्क डन कितनी स्पीड में कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, या कोई बॉडी कितनी स्पीड में वर्क डन कर रहा है, दैट इज हाउ फास्ट आर स्लो वर्क इज डन, की वर्क कितना स्लो या फास्ट हो रहा है वो पावर मेजर करेगा, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है यहाँ पे पावर की आपके पास डेफिनेशन आ गई। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। If an agent does a work W in time t, then power is given by power equal to work upon time. The simple R P equal to W by T. यहाँ पे P क्या होगा पावर, W क्या होगा वर्क एंड T क्या होगा टाइम, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा W by T, ठीक है। तो ये आपके पास पावर की डेफिनेशन आ गई। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट हैविंग द सिंबल W। क्या होगा ऐसा यूनिट, क्या होगा इसका यूनिट, क्या होगा पावर का, वाट, इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट, हैविंग द सिंबल W, और इसका सिंबल क्या होगा वाट का W। तो 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second। क्या और क्या कह रहा है, 1 watt को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 watt। तो 1 watt क्या होगा, वर्क पावर ऑफ एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, की उस एजेंट की पावर जो 1 जूल वर्क 1 जूल पर सेकेंड काम कर रहा है, ठीक है। मीन्स आपके पास कोई एक पावर क्या होगी एजेंट की, पावर ऑफ एन एजेंट 1 वाट क्या होगा, पावर ऑफ एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, की वो 1 जूल 1 सेकेंड में काम कर रहा है। वी कैन ऑल्सो से दैट power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second। 1 watt equal to 1 joule by second or 1 watt equal to 1 joule per second। we express larger rates of energy transfer in kilowatts। अब क्या होगा, ये बिगर यूनिट आ गया यहाँ पे, वाट का पावर का क्या आ गया, किलोवाट, और 1 किलोवाट इक्वल टू कितने बराबर होता है, 1000 वाट्स। तो 1 kW मीन्स 1 किलोवाट इक्वल होगा 1000 वाट्स, और 1 किलोवाट को हम ये भी लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। The power of agent may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rate at different interval of time। क्या कह रहा है कि आपके पास जो पावर है वो वैरी भी कर सकती है। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉन्गर पर्सन कोई काम कर रहा है, तो क्या क्या वो अगर ये पूरा दिन वो काम करेगा तो क्या वो एक ही स्पीड से काम करेगा, थकावट तो होगी ना उसमें। तो क्या होगा, वो वैरी कर सकती है, उसका जो पावर जो काम करने की स्पीड है वो वैरी कर सकती है। दिस मीन्स दैट एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हो सकता है कि वो डिफरेंट इंटरवल पे उसकी स्पीड जो हो कम ज़्यादा हुई होगी। Therefore the concept of average power is useful। अब हम क्या करेंगे, एवरेज पावरफुल यूज़ करेंगे, यहाँ कंसेप्ट करेंगे। और एवरेज पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइन करेंगे, वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टोटल टाइम टेकन। हम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम की है उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल टाइम टेकन, जो उसने टोटल टाइम लिया उस एनर्जी को कंज्यूम करने में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज पावर। Now example है आपके पास 3.7। There are 2 girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter। We name one of the girl A and the other B। Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish the task। What is the power expended by each girl। क्या कह रहा है कि आपके पास उसने बताया कि 2 गर्ल हैं जिनका वेट, उसने बताया कि दोनों का वेट सेम है 400 न्यूटन, और वो क्या कर रहे हैं, वो रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं। रोप की हाइट कितनी दी है, 8 मीटर। और आपको क्या बोला है कि जो गर्ल ए है वो कितना टाइम ले रही है उस रोप के ऊपर क्लाइंब करने में, 20 सेकंड, और जो गर्ल बी है वो 50 सेकंड टाइम ले रही है। तो अब आपको पावर बतानी है कि गर्ल ए की पावर कितनी होगी और बी की, ठीक है। अब देखो पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए, पहले हम गर्ल ए की पावर के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखो वेट ऑफ द गर्ल एम जी इक्वल टू कितना दिया उसने, 400 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है उसने, हाइट जो दी है 8 मीटर, और टाइम टेकन टी इक्वल टू कितना है, 20 सेकेंड। अब हमें पता है पावर इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हमें पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, एम जी एच क्या होगा, जो हाइट एच के ऊपर जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। तो और टाइम टेकन टी होगा। अब हम लिख सकते हैं
पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर वर्क डन कितना हुआ mgh और टाइम क्या है t। तो हम लिख सकते हैं mg की वैल्यू मींस mg क्या है यहाँ पे वेट। तो mg की वैल्यू आपके पास है 400 न्यूटन इंटू h की वैल्यू कितनी थी 8 मीटर और t की वैल्यू है 20 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 160 वाट। तो गर्ल ए की पावर कितनी आ गई उस वहाँ पे 160 वाट। अब देखो पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी। देखो यहाँ पे वेट ऑफ द गर्ल एम जी इक्वल टू कितना दिया है 400 न्यूटन। यहाँ पे एम जी जो है आपके पास वेट होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एच इक्वल टू सेम रहेगी 8 मीटर और टाइम टेकन टी यहाँ पे चेंज है वो कितना दिया उसने 50 सेकेंड। तो पावर पी क्या होगी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन कितना है आपके पास एम जी एच और टाइम क्या है टी। तो अब देखो आप वैल्यू पुट करोगे एम जी की वैल्यू दे दी है उसने 400 इंटू एच की वैल्यू दी है उसने 8 मीटर, ठीक है। और टी की वैल्यू दे दी उसने 50 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 64 वाट। तो पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए इज कितनी आ गई 160 वाट और पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी इज कितनी आ गई 64 वाट। अब नेक्स्ट है आपके पास अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of the each step is 15 centimeter, find his power taking g equal to 10 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले हम वेट फाइंड करेंगे बच्चे का लड़के का, ठीक है। क्या वेट दिया हुआ है उसने उसने आपको मास दे दिया, ठीक है। एम की वैल्यू दे दी कितनी ये दे दी 50 kg और जी की वैल्यू भी आपको दे दी कितनी ये। अब देखो वेट क्या होता है एम जी है ना, एम जी होता है वेट। और मल्टीप्लाई करो 50 kg इंटू 10 50 इंटू 10 कितना होगा 500 न्यूटन। तो एम जी वेट की वैल्यू आपके पास आ गई 500 न्यूटन। अब नेक्स्ट देखो आप, अब देखो हाइट ऑफ स्टेयरकेस कितनी दी है। अब देखो हाइट उसने बोला आपको कि कितनी थी वो 45 स्टेयरकेस थी, ठीक है। अब एक की हाइट ऐसी होगी ना, मान लो ये होगी आपके पास ऐसे है ना, ऐसी होगी 15। उसने बोला एक की हाइट कितनी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अब आप 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे किस में मीटर में। आप टोटल क्या होगा 45 इंटू जो एक स्टेप की हाइट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। एक स्टेप की हाइट उसने दी है 15 सेंटीमीटर जिसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो वो आएगा 15 अपॉन 100 मीटर। तो इसको एच इक्वल टू हाइट की टोटल कितनी होगी 45 इंटू 15 अपॉन 100 मीटर जो कि होगी 6.75 मीटर। टाइम टेकन टू क्लाइंब टी इक्वल टू कितना टाइम कितना लिया उसने 9 सेकेंड। अब पावर आपको पता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन क्या होगा एम जी एच और टाइम टेकन क्या है टी। तो 500 न्यूटन इंटू 6.75 मीटर डिवाइड बाय 9 सेकेंड। तो ये कितना हुआ 375 वाट। तो पावर कितनी आ गई यहाँ पे 375 वाट। थैंक यू स्टूडेंट्स।